हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है। सो गाइज, इस वीडियो में भी हम एक और नए सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रेंड्स हिंदी ग्रामर। तो गाइज, हिंदी ग्रामर का यह फर्स्ट एपिसोड है, या तो बोले फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो गाइज, आपको यहाँ पे हेडिंग दिख रहा है, लिखा हुआ है संपूर्ण हिंदी व्याकरण। तो गाइज, यह फर्स्ट क्लास है, तो इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, किस किस टॉपिक को कवर करेंगे, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक का नाम है, सबसे पहले तो हम वर्ण को जानेंगे कि वर्ण क्या होता है, इसका परिभाषा, इसके भेद, सारे चीज को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम जानेंगे वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। फिर जानेंगे हम सभी लोग स्वर क्या होता है, स्वर के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे व्यंजन, व्यंजन की भी परिभाषा के बारे में जानेंगे अच्छी तरह से। और फिर जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में गाइज अशोक अशोध और सघोष। ठीक है, अशोक और सघोष क्या होता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट जानेंगे अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है, इसके भी परिभाषा जानेंगे। फिर नेक्स्ट जानेंगे विसर्ग, विसर्ग के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। और फिर जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर अनुस्वार बिंदु। फिर जानेंगे अनुशासिक चंद्र बिंदु। और फिर जानेंगे हलंत, जो कि हलंत लास्ट टॉपिक होगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि वर्णमाला की परिभाषा, यानी कि वर्णमाला का क्या होता है, परिभाषा, डिफिनेशन। ठीक है, तो गाइज हम आपको इस पूरे वीडियो में, इस सीरीज में एक डिफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बने रहे हमारे इस नए वीडियो पर। तो इसका जो डिफिनेशन है यह है, लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, यानी कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। ठीक है, यानी सबसे छोटी इकाई को ध्वनि, छोटी इकाई ध्वनि होती है, इसी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है, और वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो वर्ण होते हैं, यानी जो शब्द होते हैं, उसको, उस समूह को व्यवस्थित करने के लिए करते हैं, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, 45 वर्ण होते हैं। ठीक है, हिंदी उच्चारण के आधार पर आप इसी तरह याद कर लें कि हिंदी उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, इसमें जिसमें कि 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर टोटल 52 वर्ण होते हैं, इसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, संयुक्त व्यंजन 4। हम आपको आगे बताएंगे कि स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर इसके आगे जानते हैं, लिखा हुआ है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, यानी कि सांस फूलता हो, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है, उसी को स्वर कहते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा स्वर किसे कहते हैं, यानी कि सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है जो शब्द, उसे स्वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से रुककर निकलती है, उसे व्यंजन कहा जाता है। लेकिन परंतु प्राय व्यंजनों का उच्चारण स्वर्ण की सहायता से ही किया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, वर्णमाला तो कंप्लीट हो गया। अब फ्रेंड्स देखते हैं वर्ण, कि वर्ण का क्या डिफिनेशन होता है, वर्ण किसे कहते हैं। तब जानते हैं इसका डिफिनेशन अच्छी तरह से, कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे कि आ, ई, व, च, क, ख इत्यादि, ये सब का हम टुकड़ा नहीं कर सकते, यानी खंड नहीं कर सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते। पीछे हम आपको बताएं कि सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें जानते हैं कि किसके हम एग्जाम्पल हमने लिए हैं, राम और गया में 4 मूल ध्वनियाँ हैं। ठीक है, देखिए राम, गया, इसमें 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे कि देखिए र, इसका तो और इससे कम में तो और होगा ही नहीं, इसका खंड र प्लस आ प्लस म प्लस आ, यानी कि टोटल 4 मूल ध्वनि मिलकर राम बने हैं। ठीक है, यही होता है फ्रेंड्स
मूल इसका खंड नहीं कर सकते। देखिए राम को हम लोग तोड़कर 4 भागों में बांट दिए, ठीक है, और इससे और कम नहीं किया जा सकता, इसी को वर्ण कहते हैं। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में टोटल 52 वर्ण होते हैं, यानी क से ज्ञान तक जो होते हैं फ्रेंड्स, आपको पता होगा, तो हम आपको बता दें को 52 वर्ण होते हैं, उसी को वर्ण कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं फिर नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट कि वर्ण के भेद, कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स वर्ण को होता है फर्स्ट स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब फ्रेंड्स चलिए एक एक करके डिफिनेशन एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्वर, कि स्वर्ण क्या होता है। स्वर्ण की परिभाषा जानेंगे। स्वर्ण की परिभाषा हमने लिखा है यहाँ पे कि जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर्ण कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से ही 10 स्वर होते हैं। स्वर का अर्थ होता है ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण करने में आप हो सके, जिनको उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों से मिलने की आवश्यकता न हो। स्वर का जो दूसरा नाम है वो स्वर का दूसरा नाम अच है, यानी कि आपसे कोई पूछे अच क्या आता है तो ये स्वर को ही कहते हैं, ठीक है। और स्वर का डिफिनेशन से तो हम आपको बता दिए कि जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट कि उच्चारण के आधार पर स्वर क्या होता है। उच्चारण के आधार पर स्वर देखिए इतने होते हैं अ आ ई, बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ आदि। ये टोटल कितने होते हैं 10 होते हैं, ठीक है, उच्चारण के आधार पर। यहाँ तो हम आपको लिखे हैं उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि लेखन के आधार पर कितने होते हैं। परंपरागत रूप से जो है स्वरों की संख्या वो 13 है, यानी कि लेखन के आधार पर आ, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ अंक अ, ऋषि आदि, ये होते हैं लेखन के आधार पर। फिर देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, क्योंकि वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। अब स्वरों के भी भेद होते हैं फ्रेंड्स। ये तो स्वर हम तो देखें वर्ण के भेद होते हैं, स्वर व्यंजन। अब स्वर के भी भेद हम जानेंगे। स्वर के भेद होते हैं मूल स्वर होता है, संयुक्त स्वर होता है, ठीक है। अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं मूल स्वर को। अब मूल स्वर देखिए ये होते हैं आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ, यानी कि ए होते हैं मूल स्वर। 8 टोटल 8 होते हैं मूल स्वर। अब फिर देखते हैं संयुक्त स्वर क्या होता है। संयुक्त स्वर होते हैं ए, यानी कि अ प्लस ए, छोटा ए मिलकर ए होते हैं, ए मिलकर बने हैं ए। और अ, यानी कि अ किन से मिला है, अ प्लस ओ, यानी कि ये होते हैं संयुक्त स्वर जो मिलकर बने हैं, इसी को संयुक्त स्वर बोलते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब मूल स्वर के भेद होते हैं फ्रेंड्स, हमने देखा मूल स्वर के 3 भेद होते हैं, ठीक है। मूल स्वर के 3 होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पलतु स्वर, ठीक है। ये मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। आप इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें कि मूल स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पलतु स्वर, ठीक है। अब एक एक करके यहाँ पे भी एक्सप्लेन करते हैं आपको कि हर्ष स्वर क्या होता है। आपको तोड़ के हम बताएंगे, यानी कि आपको हिंदी जो ग्रामर है, संपूर्ण हिंदी व्याकरण, आपको सभी चीज तोड़ कर बताएंगे, ठीक है। आप कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर किसको बोलते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, ठीक है। यानी जिन स्वरों के उच्चारण यानी कम से कम समय में हो जाता है उसी को स्वर कहते हैं। जैसे कि 4 है अ ई उ ऋषि, यानी कि इसको आपको बोलने में सबसे कम समय लगता है, इसी को हर्ष स्वर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखे हम कि ऋषि की मात्रा के रूप में लगाई जाती है। ऋषि जो है के रूप में मात्रा में लगाई जाती है तथा उच्चारण रि के तरह होता है, ठीक है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। हम आपको आगे बताएंगे ऋषि की मात्रा क्या होता है, ठीक है। फिर देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। अब होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को जानेंगे। दीर्घ स्वर यह क्या होता है, इसको जानेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। सरल शब्दों में स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स इसको बता दें कि जिन स्वर्णों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, यानी कि उस हर्ष स्वर में तो कम समय लगता था लेकिन उससे दुगना समय लगता है, उसी को दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स दीर्घ स्वर 7 होते हैं। होता है आ, बड़ी छोटा ऊ, ए ओ औ। आप इसको बोल कर देखें, उच्चारण करके देखें, आपको लगेगा डिफरेंस कि इसमें समय लग रहा है बोलने में, ठीक है। और फ्रेंड्स दीर्घ स्वर 2 शब्दों से के योग से बनता है, ठीक है। जैसे कि अ प्लस अ, यानी कि आ आपको बोलने में टाइम लग रहा है आ, समझ गए। और फिर देखते हैं ई प्लस ई भी बड़ी ई मिलकर बना है, और ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ बना है, और अ प्लस ई बनकर बना है ए, और फिर अ प्लस छोटा ए मिलकर बने हैं ए।
फिर अ प्लस उ मिलकर बने हैं ओ, फिर नेक्स्ट बने हैं आ प्लस ओ मिलकर अ, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट, हमने देखा हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, और अब देखते हैं पलतू स्वर, ठीक है। पलतू स्वर उन्हें बोलते हैं स्वर जिन वर्णों के डिफिनेशन लिखे हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें पलतू स्वर कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिन स्वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें पलतू स्वर कहते हैं। प्राय इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। सरल शब्दों में जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे पलतू स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण ड है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, ओम, ठीक है, ओम, ये सब होता है पलतू स्वर, ठीक है। हिंदी में साधारणतया पलतू का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में पलतू का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। पलतू का जो प्रयोग है फ्रेंड्स हिंदी में उतना नहीं होता है, इसका वैदिक भाषा में अधिक होता है, अधिक किया गया है, ठीक है। अब फिर देखते हैं फ्रेंड्स, इस स्वर को तो हमने कंप्लीट कर लिया, देखा हमने स्वर का डिफिनेशन देखा, स्वर का भेद देखा, और उसके भेद के भी हमने भेद देखे, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखते हैं व्यंजन कि व्यंजन क्या होता है, इसको व्यंजन की परिभाषा जानते हैं। तो फ्रेंड्स होता है जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर से मिले बिना नहीं किया जा सकता उसे व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ऊपर क से लेकर ह तक के सारे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जबकि कुल व्यंजन 35 होते हैं। 2 उपछित व्यंजन एवं 2 अयोगवाह होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आपको व्यंजन समझ में आ गया होगा कि जो वर्ण स्वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है, एग्जाम में यही पूछा जाता है व्यंजन की परिभाषा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। अब फ्रेंड्स व्यंजन के भी भेद होते हैं। अब व्यंजन के भेद होते हैं स्पर्श व्यंजन, फर्स्ट सेकेंड होते हैं, अंत व्यंजन, अंत अस्थ व्यंजन, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं इसको। स्पर्श, और फ्रेंड्स एक होता है थर्ड उष्म व्यंजन। थर्ड व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स क से लेकर म तक होते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि क से लेकर अंग तक जो होता है वह 5-5 के ग्रुप होता है। यह 25 होते हैं। इनके यह स्पर्श व्यंजन होता है। जैसे कि क वर्ग में होता है, देखिए क ख ग घ अंग, फिर च वर्ग होता है, फिर ट वर्ग होता है, फिर फ्रेंड्स त वर्ग होता है, फिर म वर्ग, फिर प वर्ग होता है, ठीक है। इसमें 5 वर्ग हो गए और इसमें 25 संख्या हो गई, ठीक है। और फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट अंत अस्त व्यंजन, ठीक है। इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। यह अलावा यह अंत व्यंजन होते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट कि उष्म व्यंजन क्या होते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, देखिए तलाबी स, मूर्धन्य स, ह, ये 4 होते हैं। और उचित व्यंजन, ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 होते हैं, ठीक है। देखिए अलग से होते हैं ढ और ड़, इनको दुगुने व्यंजन भी कहा जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये आप देखते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, देखिए यह होता है छात्र, ज्ञान, ऋषि, इन्हीं को क्या कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। अब फ्रेंड्स अब आता है न्यू टॉपिक जिनका नाम है फ्रेंड्स अशोक और सशोध, ठीक है। अब फ्रेंड्स इनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद, यानी कि कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, ठीक है। यानी कि अशोध व्यंजन व्यंजन और सखोद व्यंजन, सखोद सधोद व्यंजन, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक्सप्लेन करना है अशोध व्यंजन को। तो अशोध व्यंजन इनकी संख्या 13 होती है, ठीक है। एंड देखिए क ख छ छ त ठ त थ प फ, तलाबी से इसको बोलते हैं स, मूर्धन्य स, ये होते हैं अशोध व्यंजन। अब देखते हैं सखोद सधोद व्यंजन। सघोद व्यंजन होते हैं फ्रेंड्स, इसकी संख्या 31 होती है। इसमें भी स्वर अ से ओ तक होते हैं। ये होते हैं फ्रेंड्स सघोद व्यंजन, ठीक है। आप इसको पढ़ लें। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स होता है अल्पप्राण व्यंजन एवं महाप्राण व्यंजन। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन, ये 2 व्यंजन हुए। ये उच्चारण के अनुसार व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखते हैं अल्पप्राण व्यंजन क्या क्या होते हैं। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और
बोलते समय मुख से कम आयु निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। फ्रेंड्स, इसमें डिफिनेशन में लिखा हुआ गया है कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय जो मुख है उससे कम आयु निकलती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये होते हैं, इसको बोलने में कम, ये व्यंजन है जो कि इनको बोलने में कम समय लगता है। इनकी संख्या 20 है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें, अल्पप्रांत व्यंजन को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि महाप्रांत व्यंजन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता हो और बोलते समय मुंह से अधिक आयु निकलती हो उन्हें महाप्रांत व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है। ठीक है, यानी कि कुल फंडा फ्रेंड्स यहाँ है कि बोलने में जो अधिक समय लग रहा है उसी को महाप्रांत व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि देखिए, खा, इसको बोलते हैं खा, इसे। ठीक है, आप इसको बोले और प्रयास करें और इसको देखें कि आप अच्छे समय लगता है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखते हैं न्यू टॉपिक है कि विसर्ग, यानी विसर्ग किसको बोलते हैं। हिंदी में इसको डिफिनेशन जानेंगे। विसर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम का क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह बेसिक है आज का फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो देखते हैं विसर्ग की परिभाषा। तो इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह यह होता है फ्रेंड्स, ठीक है, डॉट टाइप का, जैसे कि अतः, प्रातः, जैसे कि प्रातः काल। ठीक है, यह होता है विसर्ग। सामान्यतः संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग पुल्लिंग का बोध कराने के लिए किए जाता है। ठीक है, कराने के लिए होता है, जैसे कि छात्र, बालक, धावक इत्यादि। इस संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग पुल्लिंग को बोध कराने के लिए आता है, इसी को बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स विभक्तियों के बोध के लिए विसर्ग का प्रयोग होता है। विभक्तियों में विसर्ग का प्रयोग सूत्रानुसार प्रयोग प्रत्येक लिंग में होता है। विभक्ति तथा वचन के अनुसार शब्दों में विसर्ग विभक्ति सूत्रों की सहायता से तथा आदेश के अनुसार लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर वाक्य है राम एक बालक है तो लगा, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा रामा एका बालका अस्ति। ये संस्कृत में होता है फ्रेंड्स। आपको संस्कृत पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा, और नहीं पढ़े हैं तो आप ये जान लें कि संस्कृत में ऐसे होता है, जैसे कि एक्टिव और पैसिव होता है ना इंग्लिश ग्रामर में, वैसे में हिंदी में होता है संस्कृत, यानी कि रामा एका बालका अस्ति, ये चेंज हो गया संस्कृत में। फिर देखते हैं नेक्स्ट कि अगर वाक्य है फ्रेंड्स सीता एक बालिका है तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा सीता एका बालिका अस्ति। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखते हैं फिर न्यू टॉपिक, यानी कि अनुस्वार बिंदु क्या होता है। अनुस्वार बिंदु को हम लोग परिभाषा जानेंगे कि बिंदु अनुस्वार वे शब्द जिनका उच्चारण नाक से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जैसे पंखा, पंख या पंखा, देख रहे हैं आपको नाक से बोला जा रहा है। ठीक है, अनुस्वार एक उच्चारण की मात्रा है जो अधिकांश भारतीय लिपियों में प्रयुक्त होती है। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी संख्या, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, अतः इसे नासिक या अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, इसको कभी कभी म और अन्य अक्षरों द्वारा भी लिखते हैं। इनका प्रयोग पंचवर्गों के स्थान पर होता है जिनका चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, जैसे संभव ऊपर होता है चंद्र बिंदु का। ठीक है, बिंदु होता है संभव। संजय, गंगा, गंगा के ऊपर आप एक देखते हैं बिंदु रहता है, उसी को अनुसार बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कंबल, ये हो गया। ठीक है, देवनागरी में इसे उदाहरण के आधार पर उदाहरण स्वरूप के ऊपर लगाने से लिखा जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट पंचवर्ग का स्थान पर होता है। पंचवर्ग का प्रयोग पंचवर्ग यानी कि पंचांजमन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि होता है। अब फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट कि अनुस्वार शब्द क्या होता है। धूल, दुख का अधिकार। देखिए आपको इसमें सभी शब्द के ऊपर लगा हुआ है चंद्र बिंदु, इसी को बोलते हैं अनुस्वार शब्द। ठीक है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, कीचड़ का काव्य, धर्म की आड़। ठीक है, इन सारे शब्द को ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट जो कि लास्ट टॉपिक, अनुशासिक चंद्र बिंदु। ठीक है, अब फ्रेंड देखते हैं अनुशासिक। और फ्रेंड्स अब देखते हैं कि अनुस्वार बिंदु और अनुशासिक चंद्र बिंदु में अंतर। ठीक है, अनुशासिक स्वर जबकि अनुस्वार मूलंत व्यंजन। इसके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों में अर्थ होता है, जैसे अंतर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हाँ, हंस एक जंगल पंछी है। हाँ, हंस,
यानी कि हंसाने की क्रिया। आप देख रहे हैं अंतर कि जो हंस है ये एक जंगल का पक्षी है, और हंस के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है अनुशासिक चंद्र बिंदु, और यह फ्रेंड्स हंस जो है अनुस्वार बिंदु है। ठीक है, यही है डिफिनेशन। अनुशासिक चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है। ठीक है, अनुनासिक का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्रा शिरोरेखा से ऊपर न लगी हो, जैसे आ, छोटा हो, बड़ी हो, ए। ठीक है, उदाहरण के रूप में हंस, चांद, पूछ, ये होता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं न्यू टॉपिक, जो कि है लास्ट टॉपिक आज का, हलंत। वीडियो काफी लंबा ना करते हुए हम इसको शॉर्ट तरीके से आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हलंत, यानी कि हलंत की परिभाषा। हलंत, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं परिभाषा के साथ। डिफिनेशन हो जाएगा फ्रेंड्स कि जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वरों से रहित किया जाता है तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। यह रेखा हलंत कहलाती है। ठीक है, हल युक्त व्यंजन हलंत वर्ण कहलाता है। जैसे यह देख रहे हैं बीत के नीचे एक छोटा सा तिरछी रेखा लगा दिया गया है, इसी को बोला जाता है हलंत। और इसको उदाहरण लेंगे हम लोग। हलंत किसी वर्ण के आधे होने का एक सूचक चिन्ह है जो उस वर्ण के नीचे लगाया जाता है। जैसे पश्चात के नीचे यहाँ पे देख रहे हैं आप एक छोटा सा तिरछी रेखा लगाया गया है। यह शुद्ध व्यंजन जिसके उच्चारण में स्वर न मिला हो हलंत कहलाता है। विशेष व्यंजन दो रूपों में आता है, जैसे स्वरांत और हलंत। ठीक है, फिर देखते हैं इसका फ्रेंड्स आगे कि जो शब्द के हलंत होने का पता शब्द के अंतिम अक्षर को देखने से लगता है। यानी कि आपको हलंत लगा है कि नहीं, इसको पता करने के लिए आपको शब्द के लास्ट में जो है अक्षर उसको देखने से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सही जानकारी के लिए मूल शब्द प्रतिपादिक देखना चाहिए। शब्द की विभक्ति रूप से सही जानकारी मिलना कठिन हो जाता है। और लिखा हुआ है कि शब्द के अजंत या हलंत होने का पता शब्द के अंतिम अक्षर को देखने से लगता है। सही जानकारी के लिए मूल स्वर प्रतिपादिक रेखा चाहिए। शब्द की विभक्ति रूप से सही जानकारी मिलना कठिन होता है। साधारणतः कोई अक्षर व्यंजन और स्वर का संयुक्त रूप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूरा हलंत का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया पूरा। अगर आपको हम इसको शॉर्ट तरीके में बताएं तो किसी भी शब्द के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा लगाया जाता है जिसको हलंत कहते हैं। आपको इसको पता करने के लिए किसी भी शब्द के लास्ट जो शब्द है उसके नीचे आपको देखना होगा। ठीक है, कि लगा है कि नहीं, और उसका उच्चारण भी करना है। जैसे कि क प्लस आ, इसलिए जो भी शब्द पूर्ण रूप व्यंजन में अंत हो वो वास्तव में अ की उपस्थिति के कारण स्वरांत या अजांत है। ठीक है, यानी कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, अ है, इसके जो है इसमें नहीं लगा लेकिन क में लगा है, यही बोला जा रहा है। इसको हम स्वरांत या अजांत होता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण ले ले फ्रेंड्स, बालक को यहाँ पे हमने लिया है ब प्लस आ प्लस ल हलंत के साथ प्लस अ प्लस क हलंत के साथ प्लस आ, यानी कि स्वरांत या अजांत हो जाता है। ठीक है, ये इसी होता है फ्रेंड्स, ये इसका उदाहरण है। फिर फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना ही था, इस सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, और कोई भी परेशानी हो समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई तुरंत देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी इसके दूसरे क्लास में। जय हिंद सभी फ्रेंड्स को।